हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। द नेम इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हालांकि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद मैं नोट्स आपको विद एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली नोट्स आप लोगों को समझ में नहीं आते, इसलिए पहले मैं चैप्टर क्लियर करूँगी। चैप्टर को समझो आप लोग, उसके बाद नोट्स को समझना और उन्हें लिखना, ठीक है। बाकी अगर मुझे पढ़ाते टाइम, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते टाइम अगर कहीं भी लगता है कि दिस लाइन इज़ इम्पोर्टेंट, तो मैं वहीं अंडरलाइन करके आप लोगों को समझा दूँगी कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको क्या करना है, नोट डाउन, और एक क्लियर कॉपी बना लीजिए हिस्ट्री की अलग से, और उसमें सारी चीज़ें लिखनी भी हैं। फ़िलहाल चैप्टर को आप लोग समझिए जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में है क्या भाई, पहले तो हम देखेंगे ये मैप। ये मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो मैप है, इस तरीके के दो मैप बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मैप ये है और दूसरा मैप ये है। ये मैप थोड़ा सा जो आज का हमारा मैप है, जैसे अगर हम कॉन्टिनेंटल वाला, सॉरी जो कोस्टल एरिया देखें, ये वाला एरिया, ये मोस्टली कैसा दिखाई देता है, जो आज का मैप हम यूज़ करते हैं वैसा, ठीक है। तो पहले हम इस मैप के बारे में बात कर लेते हैं। इस मैप में क्या है, तो सी जो मैप 1 है वो 1154 यानी कि 1154 में एक अरब जोग्राफ़र अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE कॉमन एरा, जिसको जो चल रही होती है उसको कॉमन एरा बोलते हैं, एंड बाय द अरेबियन अरब जोग्राफ़र अल इद्रिसी। अल इद्रिसी जो कि एक अरेबियन पर्सन था, जोग्राफ़र था, उसके द्वारा इस मैप को बनाया गया, ठीक है। और इस मैप ने उसने क्या किया था कि जो लार्जर मैप था वर्ल्ड का, उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाया था, उसको डिटेल किया था, ठीक है। पहले हम इसी मैप की बात करेंगे, उसके बाद दूसरे मैप पर आएंगे, ठीक है। तो इस मैप में अगर देखा जाए तो आज का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग अलग थे। मतलब आज अगर हम देखें कि साउथ इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया कहाँ पर है, तो अगर हम अल इद्रिसी का मैप देखते हैं तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट जगह पर थे, क्योंकि जहाँ पर अल इद्रिसी के मैप में साउथ इंडिया को दिखाया गया है, वहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया को एक्सपेक्ट करते हैं, और श्रीलंका को भी कहाँ दिखाया गया है, टॉप पर दिखाया गया है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और ऐसे है भी नहीं। कुछ जो नाम थे उन्हें अल इद्रिसी ने अरेबिक लैंग्वेज में लिखा, जैसे कि अगर हम उसको स्पेल करते हैं तो आता है यूपी का कन्नौज। तो कन्नौज हम इस तरीके से लिखते हैं, बट उन्होंने मैप में इस तरीके से, जो अरेबिक लैंग्वेज है उसमें कन्नौज इस तरीके से है। जो सेकंड मैप है, ये वाला जो सेकंड मैप है, इसको बनाने वाला कौन था, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था, ठीक है। इसको बनाने वाला, इस मैप को बनाने वाला एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था, और इसको बनाया कब उसने, 1720s में, ठीक है। 1720 ईस्वी में उसने इस मैप को बनाया था, जो लगभग अगर हम देखें आज के मैप से मैच करता है। और ये बनाया कब गया था, जो पहला मैप था उसके 600 साल बाद बनाया गया था, ठीक है। और अगर देखें तो इस मैप का यूज़ जो यूरोपियन सेलर्स थे और जो मर्चेंट्स थे, वो अपनी समुद्री यात्राओं को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते थे। तो आई होप दोनों मैप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, अल इद्रिसी का मैप क्या कहता है और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर है उसका मैप क्या कहता है। अब क्या होता है कि इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस एंड कार्टोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड्स। मतलब भाई अलग अलग कार्टोग्राफी और अलग अलग साइंस हो जाती है, टाइम के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स, मैप और टैक्सेस को पढ़ते हैं तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन है और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसको भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिंक करती है। अब आता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। देखो शब्द जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जिस मीनिंग में करते हैं, उसका यूज़ पहले भी उसी मीनिंग में होता था। क्योंकि अगर हम देखें द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंज विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो
टाइम के साथ चेंज हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो व्हाट अबाउट लैंग्वेज और मीनिंग्स, भाई अर्थों का और भाषाओं का फिर क्या मतलब रह गया। तो अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है, और टाइम के साथ साथ चेंज होते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही तरीके से चले आएंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम मिडिवल पर्सियन को देखें तो मॉडर्न पर्सियन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो केवल ग्रामर और वोकेबलरी में ही अलग है, ठीक है, ग्रामर में ही अलग नहीं है, उसकी वोकेबलरी में ही अलग नहीं है, बल्कि जो शब्द हैं उनके अर्थ भी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल अगर रिकॉर्ड्स देखें हम तो टाइम के साथ उनमें बहुत बदलाव आता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम पर्शियन का, तो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज और जो मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज है दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है, और केवल उनकी ग्रामर तक ये अंतर नहीं है, बल्कि ये डिफरेंस उनके शब्दों के मीनिंग में भी है कि जिस शब्द का यूज़ वो उस टाइम किसी और मीनिंग में कर रहे थे और आज उसी शब्द का यूज़ हम टाइम बढ़ने के साथ साथ किसी और मीनिंग में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे इसी बात पर हम लेते हैं हिंदुस्तान। यहाँ पर हिंदुस्तान टर्म को देखते हैं, हिंदुस्तान का मतलब क्या है। आज हमारे लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या है, एज इंडिया, यानी मॉडर्न नेशन स्टेट। पूरा ऑल ओवर भारत हमारे लिए हिंदुस्तान है। लेकिन क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे कि अगर हम देखें 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में मिन्हाज-ए-सिराज ने इस शब्द को कैसे यूज़ किया था, किस क्षेत्र के लिए यूज़ किया था, किस जगह के लिए यूज़ किया था। तो जो एरिया था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना, इनके बीच का जो लैंड एरिया था, इनके बीच का जो एरिया था, उसके लिए 13वीं सेंचुरी में मिन्हाज-उस-सिराज ने किस शब्द का यूज़ किया था, हिंदुस्तान का। जबकि आज हमारे लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ही यूज़ द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस। अगर हम ये तो उसने जनरली बता दिया हमें कि भाई गंगा यमुना का मैदान और जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है वो आ जाएगा हमारा हिंदुस्तान में। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर उसने क्या बताया, जो पॉलिटिकल सेंस है, पॉलिटिकल सेंस में उसने इस पार्ट को कहाँ बताया, जहाँ तक दिल्ली सल्तनत का डोमिनेशन है वहाँ तक क्या है, हिंदुस्तान है। हालांकि टाइम के साथ साथ जो सल्तनत था वो आगे तक मतलब बढ़ गई। जो सल्तनत का ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित रहे, ये लोग बहुत साउथ इंडिया तक पहुँचे, लेकिन कभी भी साउथ इंडिया को हिंदुस्तान में इंक्लूड नहीं किया गया। इज़ दैट क्लियर? हिंदुस्तान को मिन्हाज-उस-सिराज ने 13वीं सेंचुरी में कौन से मैदान में बताया अभी, हरियाणा पंजाब का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, इसके बीच का जो एरिया है उसको उन्होंने क्या बताया कि ये हिंदुस्तान है। और अगर पॉलिटिकल सेंस में देखते हैं तो जहाँ तक सल्तनत का डोमिनेशन था, दिल्ली सल्तनत का, वहाँ तक हिंदुस्तान था। लेकिन कभी भी साउथ इंडिया को हिंदुस्तान में इंक्लूड नहीं किया गया, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, मिन्हाज-उस-सिराज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आज हम उस टर्म को कैसे यूज़ करते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हिस्ट्री हमें समझा रही है कि भाई टाइम के साथ क्या होने लगता है, चेंजेस होने लगते हैं। सिर्फ उनकी जो लैंग्वेज है, जो ग्रामर है, उसमें चेंज नहीं होगा, बल्कि उसमें उसके जो मीनिंग्स हैं, जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बाबर को देखें तो बाबर ने हिंदुस्तान का टर्म यूज़ किया था, हिंदुस्तान शब्द का यूज़ कैसे किया था, उसने कहा कि भाई जो सब कॉन्टिनेंट है उसके जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो फौना यानी पशु पक्षी हैं और उन लोगों का जो कल्चर है, उन सब के आधार पर उसने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हमको देखने मिलता है कि 14वीं सेंचुरी के जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने हिंद शब्द का यूज़ भी कुछ इस तरीके से ही किया है। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. सीधी सी बात है, जो आज हम जिस तरीके से हिंदुस्तान का मीनिंग निकालते हैं वैसा मीनिंग पॉलिटिकली, कल्चरली पहले नहीं लिया गया, ठीक है।
अब इस वजह से क्या होता है, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो बहुत ही केयरफुल रहते हैं किसी भी टर्म को यूज़ करने में, क्योंकि भाई उनका मतलब पास्ट में अलग था। अगर मान लो हिंदुस्तान आज कोई भी हिस्ट्री का जो हिस्टोरियन है वो लिख देता है हिंदुस्तान, तो हम तो आज के अकॉर्डिंग मीनिंग मानेंगे हिंदुस्तान मतलब ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो उस टर्म को उसी तरीके से यूज़ करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का पहले क्या मीनिंग था और आज क्या मीनिंग है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर इसी एग्जाम्पल में हम आगे देखें फॉरेनर, तो हमारे लिए फॉरेनर का मतलब क्या है, अभी विदेशी हो गया ना, जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, इंडिया के बाहर का है, वो हमारे लिए क्या हो गया, जो हु इज़ नॉट एन इंडियन, दैट मीन इट इज़ फॉरेनर फॉर अस। ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉरेनर हो जाएगा। लेकिन फॉरेनर का मतलब मिडेवल पीरियड में क्या था, अगर हम मिडेवल पीरियड में फॉरेनर का मीनिंग देखें तो उसका मतलब है कि किसी भी गांव में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, जो विलेज है उसमें कोई भी व्यक्ति बाहर से आ जाता है जो उस गांव की सोसाइटी और कल्चर से लिंक नहीं है, ठीक है, उसको फॉरेनर बोला जाता था। जहाँ अब हम फॉरेनर किसको बोल रहे हैं भाई, कि जो भारत से संबंधित नहीं है, जो भारत के बाहर का है, उसको विदेशी फॉरेनर बोल रहे हैं। लेकिन मिडेवल पीरियड में फॉरेनर कौन था भाई, किसी दूसरे जगह का व्यक्ति किसी गांव में आ रहा है और उस गांव के कल्चर और सोसाइटी से वो बिलोंग नहीं करता है, तो उस गांव के लोगों के लिए बाहर से यानी दूसरे गांव से आने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक फॉरेनर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिडेवल पीरियड। ठीक है, हिंदी में जैसे हम टर्म यूज़ करते हैं विदेशी, परदेसी, और अगर हम पर्शियन में देखें तो उसको बोलते हैं अजनबी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कि जो शहर में रहने वाले लोग थे उनके लिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, यानी शहर में रहने वाले लोगों के लिए जो वनों में रहने वाले लोग थे वो क्या थे, फॉरेनर थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो उनकी कल्चर और सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता वो उनके लिए फॉरेनर था, अजनबी था। ठीक है, क्योंकि जो शहर में रहने वाले लोग थे उनका जो कल्चर था, सोसाइटी थी, वो अलग थी, जबकि वन में रहने वाले लोगों की कल्चर सोसाइटी अलग होते हैं। तो एक सिटी ड्वेलर के लिए एक फॉरेस्ट ड्वेलर क्या हो जाएगा, फॉरेनर हो जाएगा। बट 2% लिविंग इन द सेम विलेज, अगर मान लो दो किसान 2% क्या कर रहे हैं, एक समान मतलब सेम विलेज में रह रहे हैं, बेशक क्या हो उनका रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड अलग अलग हो, डिफरेंट हो उनका, चाहे धार्मिक और जो कास्ट बैकग्राउंड है वो कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन एक ही गांव में अगर वो रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे। हमारी बात समझ में, अगर 2% हैं और वो सेम विलेज में रहते हैं, उनके क्या है, डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बताना, बाकी मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। और एक बार अपनी बुक भी चेक कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप लोग यही रिवाइज़ करिए और इसको समझिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स भी तो हम लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स को पढ़ने से पहले जो उसका बेस है, ठीक है ना, जब तक चैप्टर नहीं समझ में आएगा तब तक नोट्स समझ में नहीं आएंगे। तो हिस्ट्री थोड़ी सी टिपिकल भी पड़ती है सब लोगों के लिए, इसलिए पहले चैप्टर क्लियर कर लो और उसके बाद नोट्स क्लियर करके और फिर उनको लिख लीजिए। ठीक है।